प्रद्युमन जी। प्रद्युमन जी उसी क्षेत्र में हैं, वहीं रहते हैं और इस सारी राजनीति को अच्छे से जानते हैं। वैसे प्रदेश भर की राजनीति पर तो उनकी पकड़ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रद्युमन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रद्युमन जी कैसे देखते हैं कि नायब सैनी को अब एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है? देखिएगा, निश्चित रूप से अभी कुछ ही दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के बाद जो सबसे ताकतवर नेता हैं अमित शाह जी, वो भी महेंद्रगढ़ में आए थे और वहां उन्होंने बीसी सम्मान सम्मेलन किया था। उस दिन भी उन्होंने ओबीसी समाज और जो बैकवर्ड समाज है उसके लिए बड़े कसीदे पढ़े थे और नायब सिंह सैनी को बैकवर्ड समाज का बड़ा चेहरा उस दिन बना दिया गया था। आज एक बार फिर से उसी चीज की पुनरावृत्ति हिसार की धरती पर हुई, जब हिसार के बालसमंद रोड स्थित जो आर्यनगर गांव पड़ता है, हिसार शहर और आर्यनगर गांव के बीच ये कार्यक्रम रखा गया। और इसमें बेशक ये कार्यक्रम जो प्रजापति समाज है या कुम्हार समाज कह सकते हैं, उसका जो गुरु दक्ष महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में बेशक कुम्हार समाज या प्रजापति समाज की तरफ से कार्यक्रम था, उसके बावजूद चूंकि नायब सैनी बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वहां बीजेपी के द्वारा ओबीसी समाज के लिए क्या कुछ किया गया, बैकवर्ड समाज के लिए क्या कुछ किया गया, उन्हीं तमाम बातों विषयों पर जो है जितने वक्ता थे उन्होंने अपनी बातें रखी। यहाँ एक बात और मैं दर्शकों को बताऊं, ये कार्यक्रम जिस तरह से हिसार में कह लीजिए या हरियाणा प्रदेश में तमाम जो समाज हैं वो भी विभिन्न वर्गों में अब बंट चुके हैं। ये जो कार्यक्रम था ये बीजेपी समर्थित कार्यक्रम था। इसी तरह से 28 तारीख को हिसार में गुरु दक्ष महाराज जी की जयंती पर ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष हैं उदय भान जी, और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब हैं, वो दोनों उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। उस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो पूर्व विधायक और जो रणबीर गंगवा से पहले बैकवर्ड के विधायक हिसार के बन गए थे 2009 में, रामनिवास घोड़ेला, वो उस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, वो उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों के बहाने जिस भी समाज के कार्यक्रम किए जाते हैं उस वर्ग को अपने लिए लुभाने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। आपकी आवाज थोड़ी कट गई, आपकी आवाज थोड़ी कट गई। घोड़ेला जी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे आगे एक बार अपनी बात रखिए। घोड़ेला जी ये कार्यक्रम कर रहे हैं जो रणबीर गंगवा से पहले बैकवर्ड के विधायक बन गए थे। 2009 में बैकवर्ड को हिसार में 2 सीटें मिली बैकवर्ड समाज के लोगों को, जिनमें रणबीर गंगवा को इनेलो ने नलवा से चुनावी मैदान में उतारा और वो चुनाव हार गए, जबकि रामनिवास घोड़ेला बिल्कुल नए प्रत्याशी थे, वो बरवाड़ा से उनको कांग्रेस ने चुनावी समर में उतारा और वो जीत गए। सिटिंग विधायक की टिकट काट करके उनको टिकट दी थी, और जिनकी टिकट काटी गई थी वो जयप्रकाश जेपी के भाई रणधीर सिंह धीरा थे। उसके बाद जिस तरह के ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये कार्यक्रम चुनाव से पहले जिस भी समाज के लिए किए जाते हैं उस समाज विशेष के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और ना केवल ये प्रजापति समाज का कार्यक्रम, इसके अलावा हिसार में आज सैनी समाज के द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अगले दिनों में आप देखोगे लगातार इसी तरह से विभिन्न समाजों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न वर्गों के इसी तरह के कार्यक्रम बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां लगातार करती रहेंगी। और इसका सीधा सीधा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि इन समाज के लोगों में अपनी पैठ कैसे बढ़ाई जाए। जहां तक आपने एक सवाल किया कि क्या नायब सिंह सैनी बैकवर्ड के या ओबीसी के चेहरे बनते जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और बैकवर्ड समाज से वो आते हैं, लिहाजा बैकवर्ड समाज के लोग उनके लगातार नागरिक अभिनंदन के कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं एक बात दर्शकों को विशेष तौर पर बताऊं, 2014 में जब प्रदेश को पंजाबी चेहरे के रूप में मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय मुख्यमंत्री बनने के बाद पंजाबी समाज के द्वारा उनके जगह जगह अभिनंदन समारोह किए गए। और जिस तरह से अब नायब सिंह सैनी जा रहे हैं बैकवर्ड समाज के कार्यक्रमों में,
उस दौरान पंजाबी समाज के कार्यक्रमों में मनोहर लाल खट्टर जी भी बड़ी तेजी से गए और वो पंजाबी नेता भी बने प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ। अब चूंकि बीजेपी के पास बैकवर्ड में बहुत से चेहरे हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत हों, कृष्णपाल गुर्जर हों, उन सब के बावजूद नायब सैनी चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो लिहाजा सबसे बड़ा चेहरा आज के दिन वही हैं। लेकिन हरियाणा की जनता उनको, बैकवर्ड समाज की जनता, अपना नेता तभी मानेगी जब वो विधानसभा के चुनाव में कुछ ऐसा करिश्मा करके दिखाएं, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव था वो तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा था, उसमें नायब सिंह सैनी कहीं कोई चेहरा नहीं थे, क्योंकि वो तो चुनाव के दौरान ही उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था और मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी 5 सीटें हारी हरियाणा में। अब देखना यह है कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर, चूंकि अगला चीफ मिनिस्टर का दावेदार उन्हीं को घोषित कर दिया गया है, अमित शाह जी बार बार उनका नाम भावी चीफ मिनिस्टर के तौर पर घोषित कर चुके हैं, तो लिहाजा अब देखना यह है कि नायब सिंह सैनी कितना प्रभाव डाल पाते हैं, विशेषकर जो बैकवर्ड का क्षेत्र है। हालांकि मैं एक बात आज दोबारा फिर से कहना चाहूंगा कि वो पूरे हरियाणा प्रदेश के बैकवर्ड समाज के नेता अब भी नहीं बने हैं। वो कितना परिणाम 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में ला पाते हैं, तभी वास्तव में वो नेता बन पाएंगे। जी, मुख्य सवाल ये है, अभी चुनाव तो आगे है, अभी तो उन्हें मौका ही नहीं मिला है कि वो अपनी लीडरशिप को एस्टेब्लिश कर सकें या लीडरशिप में कितना दम है ये बता सकें। चुनाव चूंकि आगे है, मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं, जिस तरह से वो ओबीसी समाज में जा रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, तो क्या उनमें ये कैपेसिटी है कि वो ओबीसी नेतृत्व के रूप में वो स्वीकार्य हो जाएं, या एक होता है कि देख के ही कह दिया जाता है कि नहीं, इस लीडर में दम नहीं है। तो आपके हिसाब से उनमें कितना दम है, और जहां उनको शुरू हुए थे वो एज ए चीफ मिनिस्टर, और आज की डेट में वो कितना ऊपर गए हैं या कितना नीचे गए हैं, इस चीज की थोड़ी तुलना मैं आपसे चाहूंगा। देखो, निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी एक इफेक्टिव चेहरा हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चाएं बड़े जोरों पर हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी बेशक केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उसके बावजूद आज भी हरियाणा में जिस तरह की वो भाषण बोल रहे हैं, जिस तरह की वो बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से वो लगातार हरियाणा प्रदेश में सक्रिय हैं, वो मंत्री तो मोदी जी के पूरे भारत के हैं, केंद्र की ऊर्जा मंत्री, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे जब से वो मंत्री बने हैं तब से ज्यादातर समय उनका हरियाणा प्रदेश में ही गुजरा है। तो कहीं ना कहीं आज भी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर वही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की छाप लगी हुई है और जब तक ये छाप उनके चेहरे से नहीं उतरेगी तब तक मैं नहीं मानता कि वो हरियाणा प्रदेश में बैकवर्ड का किसी भी वर्ग के नेता, एक छत्र नेता नहीं बन पाएंगे। हालांकि अमित शाह जी ने अभी पीछे जब पंचकुला में कार्यक्रम था उस समय ये दर्शाने की कोशिश कर दी थी कि नायब सिंह सैनी ही अब हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि मनोहर लाल जी को अब भी समझ नहीं आ रहा है या बीजेपी की कोई अंदरूनी रणनीति है। बार बार मनोहर लाल जी सरकार के फैसलों में दखलंदाजी करते रहते हैं, वो इस तरह की बयानबाजी देते रहते हैं, जबकि वो अब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। एक कोशिश जरूर नायब सैनी कर रहे हैं, जो फैसले मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने कार्यकाल में लिए और जिनका लोगों ने बड़ा भारी विरोध किया, उनको जरूर धीरे धीरे उल्टा कर रहे हैं, वो पलट रहे हैं। तो निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी की एक कोशिश है कि वो खुद इस्टेब्लिश नेता बन जाए और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 3 महीने तो वो केवल प्रयास करेंगे, अगले 3 महीने नायब सिंह, तो मेरा ऐसा मानना है कि नायब सिंह सैनी तभी नेता बन पाएंगे, चाहे वो बैकवर्ड के हों चाहे समस्त हरियाणा प्रदेश के हों, जब वो एक तो मनोहर लाल खट्टर जी की छत्र छाया से बाहर आएंगे, क्योंकि अभी भी हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो ऐसा मान रही है और वो मानेगी भी
क्योंकि आज भी वो मनोहर लाल जी की छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो कहीं ना कहीं 3 महीने प्रद्युमन जी, और मुझे इसमें ऐसा मैं लग आपको जी एक बात मैं थोड़ा टोकना चाहूंगा जी आपको। जी मुझे लगता है कि इस आपकी बात जो है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पिछले 15 दिन में जी परिस्थितियां बदली हैं। पिछले 15 दिन में आप जी देखेंगे कि किसी भी पोस्टर में मनोहर लाल जी का वो नहीं है, और मेरे पास अंदर की जानकारी है, उनको अब थोड़ा सा विड्रॉ करने को कहा गया है मनोहर लाल जी को। जी इसलिए आप देखेंगे कि वो कभी उनको नॉर्थ ईस्ट भेजा जाता है, सेंटर के अंदर उनको ज्यादा काम दिया जा रहा है। कल वो हिमाचल में थे कार्यकारिणी की बैठक में, तो हरियाणा से धीरे धीरे उनको जो है विड्रॉ किया जा रहा है। शुरू में इसलिए डाला गया था कि नायब सैनी जी जो हैं, उनका प्रशासन का उतना अनुभव नहीं था। ये ना हो कि प्रशासन बिल्कुल ही जो है वो बेलगाम हो जाए, इसलिए डाला गया था। अब उस उनको हटा लिया गया है। आप देखेंगे कि जो महेंद्रगढ़ की रैली हुई थी, उसमें भी उनका कोई नाम नहीं लिया गया, कहीं उनका कुछ नहीं किया गया। जो प्रदेश के नेता थे, उन्हीं पर ही फोकस किया गया। तो उस चेहरे से तो वो बाहर निकल रहे हैं। मेरा जो सवाल है वो ये है, देखिए, नायब सिंह को बनाने का एक बड़ा असर तो हुआ है, और वो इसी चीज से स्पष्ट है कि भूपेंद्र, जिस दिन नायब सिंह को बनाया गया, उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि ओबीसी को लेकर बीजेपी ने क्या किया है। अभी वो रैली भी कर रहे हैं उदय भान जी के साथ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पूरा ओबीसी समाज एकजुट होकर, मैं इसमें अहीर और जो गुजर वोटर है उसको भी अलग रख रहा हूं, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी मोटे तौर पर बीजेपी के साथ हैं। जो बीसी ए वर्ग है, वो अगर मोटे तौर पर नायब सैनी के साथ जुड़ जाता है, मोटे तौर पर, तो वो पूरे समीकरण हरियाणा के बदल सकता है। क्योंकि उनकी जनसंख्या अच्छी खासी है, 28 से 30% वही वर्ग है। और ये वर्ग जो है ये जाट समुदाय से भी ज्यादा हो जाता है, और इसलिए सारे समीकरण बदल जाते हैं। इस संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है, क्या आपका इसमें विश्लेषण है? क्योंकि बीजेपी के देखो द्वारा कोशिश भी यही की जा रही है कि ओबीसी को आप जोड़ो, ओबीसी का चेहरा प्रेजेंट करो और उस पर चुनाव लड़ो। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात मैं और दर्शकों को बताऊं कि मनोहर लाल जी अब भी नहीं मान रहे हैं इस बात को। अभी पीछे करनाल में उनका एक कार्यक्रम था, जो हरियाणा सरकार के उसमें बैनर लगे हुए थे, उसके बावजूद उस कार्यक्रम में केवल नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी दो ही फोटो थे। वहां नायब सिंह सैनी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका फोटो होना चाहिए था, उसके बावजूद उनका फोटो नहीं लगाया गया। अगली जो बात आपने जो बात कही, निश्चित रूप से जो ओबीसी वर्ग है, जिसमें जो सैनी, गुर्जर और जो अहीर, जो ये 3 मुख्य जातियां जो कृषि पर आधारित हैं, इनको छोड़ करके बैकवर्ड की जो बाकी जातियां हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन वो संख्या छोटे छोटे भागों में बटी हुई है। अगर वो इकट्ठा हो जाती है तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम कर सकती है। दूसरी बड़ी बात, एक बहुत बड़े स्तर पर वो तमाम जातियां आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। लोकसभा चुनाव में अगर गांव वाइज आप देखोगे या मोहल्लों वाइज आप देखोगे, जिन जिन क्षेत्रों में बैकवर्ड बाहुल्य जनसंख्या है, उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। और जहां कहीं थोड़े बहुत वोट जो दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशियों को गए हैं, अब उन वोटरों को और अपनी तरफ काबू करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकसभा चुनाव में 44 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी जीती है, और 10 विधानसभा की सीटें ऐसी थी जहां बहुत क्लोज मार्जिन में बीजेपी चुनाव हारी है। अगर उन 10 सीटों पर ये बैकवर्ड समाज के लोग बीजेपी के साथ पूरी तरह से आ जाते हैं, तो उन 10 सीटों का और जो जब परिणाम आएगा तो वो पलट सकता है, और बीजेपी की सरकार तीसरी बार प्रदेश में आ सकती है। यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी वर्तमान में कर रहे हैं। जी जी, तो मोटे तौर पर अगला जो चुनाव है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी उसको डन चुनाव नहीं कह सकते कि हो ही गया फैसला कि इस पार्टी को जीतना है या उस पार्टी को जीतना है।
दोनों तरफ से संघर्ष रहेगा, एक एक सीट की लड़ाई होगी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। 2024 का विधानसभा चुनाव केवल वही पार्टी जीतेगी जो सही समीकरण बना करके टिकटें देगी। जिस भी पार्टी ने मेरिट के आधार पर टिकट नहीं दी, जिस पार्टी ने भाई भतीजावाद पर टिकट दी, उसकी हार निश्चित हो जाएगी। मेरिट पर जो पार्टी टिकट देगी, और दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात मैं और बताऊं दर्शकों को, आज के दिन जो महसूस हरियाणा में हो रहा है, लोग नायब सिंह सैनी की कार्यशैली से, नायब सिंह सैनी के कार्यों से बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, बड़े प्रभावित हैं। अगर बीजेपी को कहीं कोई नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान बीजेपी के जो लोकल लीडरशिप है, जो बीजेपी के विधायक हैं, या जो बीजेपी के जिन लोगों ने चुनाव लड़े हैं, या जो बीजेपी के ऊंचे पदों पर, ओहदों पर, जिला प्रधान के पदों पर बैठे हैं, उन लोगों की जो कार्यशैली है उससे कहीं ना कहीं जनता आक्रोशित है। उस क्योंकि लोगों की वो लोग सही ढंग से नहीं सुन पा रहे, जबकि प्रदेश का मुख्यमंत्री होते हुए भी नायब सिंह सैनी खुला दरबार अपने जो उनका मुख्यमंत्री निवास है उसमें लगा रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, लोगों की कागज ले रहे हैं, और उन कागजों पर वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। बेशक उसमें अभी गति धीमी है, लेकिन बीजेपी अगर सही ढंग से टिकट वितरण करने में कामयाब हो गई तो निश्चित रूप से अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एक बार फिर से कांटे का मुकाबला हो सकता है। जी, प्रद्युमन जी ने जैसे आपको बताया कि कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद अभी तो है, अगर चीजें ठीक डायरेक्शन में चलती रही दोनों तरफ से, और वही पार्टी चुनाव जीत सकती है जो अपना टिकट वितरण जो है ठीक करेगी। साथियों, मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल सर्कल्स में एक चीज मानी जाती है कि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें जीत के दो फैक्टर होते हैं, एक कैंडिडेट और एक पार्टी की जो स्ट्रेटजी होती है, पार्टी का संगठन होता है। दोनों का रोल आधा आधा होता है, 50-50। यानी अगर आपका कैंडिडेट, आपकी पार्टी कितनी दुरुस्त हो, कैंडिडेट ठीक नहीं है तो आप चुनाव हार सकते हैं, कैंडिडेट ठीक है, पार्टी ठीक नहीं है तो भी आप चुनाव हार सकते हैं। दोनों का ही रोल होता है, 50% कैंडिडेट का रोल होता है, 50% जो है वो पार्टी का रोल होता है। तो दोनों ही ठीक होने जरूरी हैं। जबकि लोकसभा में मोटे तौर पर पार्टी अगर ठीक से हैंडल कर लेती है तो कैंडिडेट का जो चेहरा होता है वो थोड़ा पीछे चला जाता है। तो साथियों, प्रद्युमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने, आपने पूरी बातचीत को, पूरे समीकरणों को बड़े अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया। फिर आपसे मिलते हैं, इस अंक में इतना ही। साथियों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ता है, हम अच्छी से अच्छी खबरें भी आपके पास लेकर आने की कोशिश करते हैं। नमस्कार प्रद्युमन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।